Welcome to Excellent Vision Private Limited Academy. Please see full video till end. हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंडक्टर के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी की। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें इंडक्टर और म्यूचुअल इंडक्टर की बात हुई थी। अब हम बात करेंगे उसके अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी की। इंडक्टर के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी के बारे में तो सब बताते हैं, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टर या म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसके बारे में कोई नहीं बताता, उसका बिहेवियर कोई नहीं बताता। ये हम आज देखेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर किस तरह से एनर्जी स्टोर होती है या कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर कोई इंडक्टर है, इसके सेल्फ इंडक्टेंस L के कारण इसमें फ्लो होने वाली करंट I और इसके अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी क्या होगी। आप जानते हैं, अगर इसके अंदर हम वोल्टेज की बात करें तो आप सभी जानते हैं VL बराबर L टाइम्स ऑफ di/dt। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, इंडक्टर के अक्रॉस डेवलप होने वाला वोल्टेज अगर इतना है तो पावर कितनी हो जाएगी। आप जानते हैं पावर बराबर होता है वोल्टेज इनटू करंट। क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट। अगर हम पार्शियल टर्म की बात करें, यहाँ पे di/dt की बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर हम W की बात करें, एनर्जी की अगर हम बात करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं P बराबर W/T। P बराबर W/T, जहाँ W क्या है? कार्य, वर्क, T क्या है? टाइम, V वोल्टेज, I करंट। इनिशियल करंट की बात करें, मतलब इनिशियल टाइम इंटरवल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से ये टर्म क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा? V बराबर L टाइम्स ऑफ di/dt इनटू में I, जिसमें से अगर इस t को हमें एलिमिनेट करना है तो इसका एक पार्शियल टर्म मतलब d/dt की हम बात करेंगे, जो कि w टाइम्स ऑफ बाई dt, और ये बराबर होगा L टाइम्स ऑफ I dt, dw/dt इंटू I को आगे कर दिया हमने। इतने टर्म से आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस फैक्टर से हमें W का मान निकालना है, इस फैक्टर से W का मान निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा। बोथ साइड इंटीग्रेशन करने पर, दोनों ही साइड पे इंटीग्रेशन करने पर आपको यहाँ 0 से W के लिए इंटीग्रेशन हो रहा है। टोटल कितनी एनर्जी? इनिशियल एनर्जी 0 होगी, वहाँ से लेकर के कितनी टोटल एनर्जी स्टोर कर रहा है वहाँ तक की हमें बात करनी है। Li/di, dc से dt कैंसल, तो यहाँ dw/dt और यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक के लिए हो जाएगा? 0 से I के लिए। मैक्सिमम करंट जहाँ तक फ्लो करेगी उतनी करंट की बात हो रही है। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपको मिल गया W बराबर Li²/2। इस जगह से I का, L तो कांस्टेंट टर्म हो गया, बाहर आ जाएगा। I का इंटीग्रेशन क्या होता है? I²/2 आ गया। यहाँ W आ गया। इनके बीच में लिमिट्स रख दीजिए, 0 से W के लिए, 0 से I के लिए। जब इसको पुट करेंगे ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ Li²। ये तो नॉर्मल बात थी, सभी जानते होंगे, कॉमन है ये, मोस्टली लोग इस फॉर्मूले को जान रहे होंगे। लेकिन हमें बात करनी है, अब अगर इसके अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस था जो हमने पोलैरिटी के टाइम पे देख रखा है, तो उस म्यूचुअल इंडक्टेंस का बिहेवियर इस एनर्जी के ऊपर क्या आता है।
और म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा कितनी एनर्जी स्टोर करता है। इसी के आगे से हम चालू करेंगे और देखेंगे अगर ये दो इंडक्टर आपस में अगर सीरीज में हो रहे होते तो यहाँ पे क्या इफेक्ट आता। मान लिया दो इंडक्टर L1 L2 आपस में सीरीज में है, इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका M परफॉर्मेंस दे रहा है सेम डॉट पोलैरिटीज के साथ। अब आप जानते हैं अगर इसमें करंट I फ्लो कर रही है तो इसके अक्रॉस डेवलप होने वाला वोल्टेज V1, इसके अक्रॉस डेवलप होने वाला वोल्टेज V2, ओवरऑल वोल्टेज यही होगा। जहां से आपने देखा था V1 बराबर L1 di बाई dt प्लस टाइम्स ऑफ M टाइम्स ऑफ di2 बाई dt। वैसे ही V2 L1 L2 di2 बाई dt प्लस में M टाइम्स ऑफ di बाई dt। ऐसा है। अगर इन टर्म से हम ओवरऑल वोल्टेज की बात करें कि इस सर्किट के अक्रॉस डेवलप होने वाला टोटल वोल्टेज कितना है, तो हमेशा आप जानते हैं वोल्टेज का अलजेब्रिक सम हो जाता है, इसलिए टोटल वोल्टेज V इक्विवेलेंट बराबर आपको मिलेगा V1 प्लस V2, जो कि बराबर होगा L1 प्लस L2 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ M इंटू di बाई इक्विवेलेंट बाई dt, V इक्विवेलेंट। ये हमने डेरिवेशन पहले भी देख रखा है जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ इंडक्टेंस निकाल रहे थे तब, लेकिन अब हमें यहाँ एनर्जी की बात करनी है तो ठीक टर्म में एनर्जी को आगे इंट्रोड्यूस करते हैं। पावर बराबर क्या होता है, P बराबर वोल्टेज इंटू करंट, मतलब V इक्विवेलेंट तो I इक्विवेलेंट। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो हम इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं L1 P बराबर L1 प्लस L2 प्लस 2M di इक्विवेलेंट अपॉन dt इंटू में I इक्विवेलेंट, ऐसा लिख सकते हैं। इतने टर्म में से इसको हम आगे ला सकते हैं, जैसा अभी हमने उसमें किया था। पावर बराबर क्या था, W बाई टी, तो वैसे ही हम इसमें भी लगाएंगे dW बाई dt, ये बराबर होगा L1 प्लस L2 प्लस 2M इंटू I इक्विवेलेंट इंटू में di इक्विवेलेंट बाई dt, इतने के बराबर होगा। ये कांस्टेंट टर्म है, इतने में से हमें dt को अगर एलिमिनेट करना है तो इंटीग्रेशन करना होगा। बोथ साइड इंटीग्रेशन करने पर आपको इधर W मिल जाएगा, W बराबर L1 प्लस L2 प्लस 2M, ये कांस्टेंट टर्म बाहर कर दिए। इसमें से I इक्विवेलेंट से जब स्क्वायर करेंगे तो I इक्विवेलेंट स्क्वायर बाई 2, मतलब इंटीग्रेशन करने पर आपको क्या मिलता है, I इक्विवेलेंट का स्क्वायर बाई 2, जिसमें से अब इन टर्म का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन टर्म्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा L1 I इक्विवेलेंट का स्क्वायर बाई 2 प्लस में L2 I इक्विवेलेंट का स्क्वायर बाई 2 प्लस में M, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, M I इक्विवेलेंट का स्क्वायर। अब यहां से थोड़ा सा पॉइंट नोट करिएगा, जिस समय V1 की बात कर रहे हैं और L1 की बात कर रहे हैं, सिंगल इंडक्टर के साथ आपने बिहेवियर देखा था, V1 आया था L1 आया था तो एनर्जी क्या हुई थी, L1 I स्क्वायर बाई 2, मीन्स एक इंडक्टर का मल्टीप्लिकेशन करंट का स्क्वायर बाई 2, L I स्क्वायर बाई 2। इतना टर्म केवल एक इंडक्टर के साथ आया था, इतना टर्म दूसरे इंडक्टर के साथ आया था, लेकिन ये एडिशनल टर्म जो कि Mi स्क्वायर आ रहा है, ये अब किसके कारण आ रहा है,
म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण, और ये डेरिवेशन कहीं पे भी नहीं बताया जाता। इतना तो सब जगह बताया जाता है कि पहले की एनर्जी इतनी हो गई, दूसरे की एनर्जी इतनी हो गई। अब म्यूचुअल कपलिंग या म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर सर्किट में बिहेवियर दे रहा है तो उस टाइम पे एनर्जी क्या होगी, और वो कितनी होती है, mi²। तो कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्म में म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्म में जो एनर्जी स्टोर होती है, जो एनर्जी स्टोर होती है एडिशनल, उसे हम क्या कहते हैं, mi²। mi²। कितनी होती है, mi²। और ये आपको कहीं पे भी नहीं बताया जाएगा। अभी ये सीरीज के लिए हमने देखा है। अब ऐसा ही केस अब हम देखेंगे ट्रांसफार्मर के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी के बारे में, जिसमें सेम डॉट कन्वेंशन के साथ आपने पढ़ रखा था, जिस समय आपने देखा था ट्रांसफार्मर के आगे के लिए, मीन्स तीसरे लेक्चर में डॉट पोलैरिटी के तीसरे पार्ट में, कि इसके साथ वोल्टेज क्या हो जाता है और ये किस तरह से कॉम्बिनेशन देता है फ्लक्सेस के साथ। मान लेते हैं इसमें फ्लो होने वाली करंट I1 है, फ्लो वोल्टेज V1 है, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, P1 बराबर V1 × I1। बिल्कुल हो जाएगा ऐसा। यहीं से हम ध्यान देंगे P2 बराबर V2 × I2। सभी जानते हैं ये चीज। इसके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने मान लिया M12 है। क्या है, M12। तो इस केस में अब हम जब बात करेंगे इसके अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी की, तो पहली एनर्जी तो यही लग रहा है कि सीधे सीधे इतने टर्म को क्या कर दें, ऐड कर दें। दूसरे में लग रहा है कि इतने टर्म को ऐड कर दें, आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कुछ ना कुछ इसकी एनर्जी पे इफेक्ट डालता है। वो क्या डालेगा, अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो आपने टोटल देख लिया, V1 बराबर हम लिख सकते हैं, जो पहले लिखा था हमने, L1 dI1/dt प्लस में M12 dI2/dt। वैसे ही V2 लिखा गया था L2 dI2/dt प्लस में M12 dI1/dt। इतना आपने पढ़ रखा है पिछले लेक्चर्स में। इसके आगे की हम बात कर रहे हैं, तो जब V1 के साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, I1 का। V1 के साथ I1 का मल्टीप्लाई करना है और V2 के साथ I2 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखने पे से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा समझना है। जब हमने V1 के साथ I1 का मल्टीप्लाई किया, मतलब पावर P1, इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, L1 I1 dI1/dt प्लस में M12 dI2/dt। दोनों जगह पे हमने I1 का केवल मल्टीप्लाई किया है। वैसे ही V2 I2 बराबर P2 बराबर L2 I2 dI2/dt प्लस में M12 I2 dI1/dt। इतने कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है
क्या ये पावर हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं? क्या ये पावर हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं? इस चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अभी ये ध्यान दीजिएगा, जिस समय हम पावर 1 की बात कर रहे हैं, इसमें करंट I1 हमने सप्लाई दे दी। क्या जैसे ही हमने सप्लाई दी, क्या इसके पास तुरंत करंट आ जाती है? कुछ ना कुछ लैग करती है, कुछ ना कुछ, भले ही ये 10 सेकंड के लिए हो, मिली सेकंड के लिए हो, लेकिन ये I2 इसके कुछ देर के बाद ही आती है। तो मान लिया पहले 3 इंटरवल टाइम मानते हैं, T0 से हमने टाइम स्टार्ट किया, T1 तक हम गए, फिर T2 तक हम गए। 3 इंटरवल टाइम का हम मान रहे हैं। पहले ध्यान दीजिएगा, इस टाइम पे हमारी I1 भी 0 है, I2 भी 0 है, हमने कोई सप्लाई नहीं दी। T0 टाइम इंटरवल पे I1 भी 0 है, I2 भी 0 है, हमने कोई भी सप्लाई नहीं दे रखी। लेकिन जैसे ही समय बढ़ेगा, हमने सप्लाई लगाई है, तो इसमें तो करंट फ्लो कर जाएगी। मान लिया T0 से हम कहां तक पहुंच गए? T1 तक। T1 तक पहुंचे हैं, तो इस समय पे I1 तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन क्या I2 तुरंत स्टार्ट हो जाएगा? इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है सडन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का अपोज करना। तो ये तुरंत करंट बढ़ने नहीं देगा, तुरंत करंट तो बढ़ने नहीं देगा। पहले आएगा, इसमें बनाएगा, फिर फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स से आगे पहुंचेगा। इतने प्रोसेस करने में कुछ ना कुछ इंटरवल टाइम एक्स्ट्रा लगेगा ही लगेगा। तो वो इंटरवल में I1 इज नॉट इक्वल टू 0, बट I2 इज इक्वल टू क्या है? 0। सेम प्रोसेस हमने T2 की बात की। T2 इंटरवल पे जिस समय ये टोटल चलने के बाद लास्ट मोमेंट तक पहुंच गया, तब दोनों ही जगह पे करंट फ्लो कर रही है। I1 इज नॉट इक्वल टू 0 और I2 भी क्या है? नॉट इक्वल टू 0। दोनों ही केस में करंट का मान 0 अब नहीं है। और अगर ऐसा है, तो इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट के बारे में अब हम यहां से देखेंगे। पहले केस में जिस समय हम पावर 1 की बात कर रहे हैं, इस जगह से ध्यान दीजिएगा, जिस समय हम पावर 1 की बात कर रहे हैं, उस समय पे हमने इंटीग्रेशन कर दिया पावर के लिए dw/dt, dw1/dt, जिसमें टाइम इंटरवल जो इसका है, इसका जो टाइम इंटरवल है वो कहां से कहां तक के लिए लेना हमको? T0 से T1। तो इस समय पे क्या टर्म 0 हो जाएगा? I2 0 है दोनों ही केस में। I2 को हमने 0 कर दिया। कितना कर दिया? 0। मान लीजिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं T0 से T के लिए, T1 के लिए। यहां पे आपको मिल गया क्या लिख रहे हैं? L1 di1/dt इंटू में I1 प्लस में M12 I1 di2/dt। कितना मिल गया? क्या मिल गया? इंटीग्रेशन विथ T0 T1 dw1/dt ये बराबर है L1 di1/dt इंटू I1 प्लस में M12 I1 di2/dt। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, जिस समय T0 है तो दोनों ही 0 है, I1 I2 दोनों 0 है, इसमें कोई फर्क पड़ेगा? पूरा 0 हो जाएगा, एनर्जी कुछ भी स्टोर नहीं हुई। लेकिन अब T1 इंटरवल टाइम के लिए क्या 0 है? I2, और 0 का डिफरेंशिएशन कितना मिलता है? 0 का डिफरेंशिएशन कह रहे हैं। I0 के लिए ये क्या हो गया? 0। मतलब T1 इंटरवल पे I2 को हम क्या कर देंगे? 0। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ W1 बराबर आपको मिल जाएगा L1 I1 का स्क्वायर बाई 2। इतना तो आपको मिलेगा, लेकिन इसमें जो टर्म है प्लस में M12 I1 इंटू 0, ये बराबर हो जाएगा L1 I1 का स्क्वायर बाई 2 के। केवल और केवल इतना टर्म आपको मिला, बाकी ये टर्म क्या हो गया? 0।
वैसे ही जब W2 की बात करेंगे, दूसरे में स्टोर होने वाली एनर्जी की, तब इस टाइम पे T2 टाइम इंटरवल तक हम पहुंच चुके हैं। कहां तक पहुंच चुके हैं? T2 इंटरवल के लिए। तो इस समय पे दोनों ही एनर्जी वर्क कर रही है और दोनों कम काम कर रही है, तो हम लिख सकते हैं L2 I2 का स्क्वायर बाई, नहीं यहीं से लिखते हैं, I2 dI2 बाई dt प्लस में M12 I2 dI1 बाई dt। ऐसा है। तो अगर ऐसा है तो इसमें से आप सॉल्व करेंगे L2 I2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस में M12 I2 I1। अब ओवरऑल एनर्जी की अगर हम बात करें तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? W1 प्लस W2। टोटल एनर्जी W बराबर L1 I1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस में L2 I2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस में M12 I1 I2। ये एक्स्ट्रा म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो टर्म आ रहा है, यही आपकी एनर्जी पे इफेक्ट डालता है। इसी को मैंने कहा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी, जो कि आपको M12 I1 I2 के बराबर मिल रही है। कितने के? M12 I1 I2 के। इतने इसके बारे में तो सब बता देते हैं। L1 I स्क्वायर, सॉरी यहाँ I1 है, यहाँ पे I1 है, इतने के बारे में सब बता देते हैं। L1 I1 का स्क्वायर बाई 2, L2 I2 का स्क्वायर बाई 2। लेकिन इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफार्मर में हम जब चलते हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस एक्स्ट्रा इफेक्ट डालता है एनर्जी के ऊपर, और यही म्यूचुअल इंडक्टेंस के अक्रॉस स्टोर होने वाली एनर्जी है, जिसे कोई नहीं बताता। इसको आप नोट कर लें और समझ लें। किसी को कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।